नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। तो यार बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आज के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और इसी तरह के क्वेश्चन आज के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें, और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो आपका आने वाला सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसका भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका खंड ये में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक अंक का यानी कि एक एक नंबर का है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आपका सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, सीधा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गोलीय दर्पण का फोकांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो गोलीय दर्पण का फोकांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का हमेशा आधा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, आधा। यानी कि जो आपका एफ होता है बच्चों, ये आपका r/2 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा आपका माइनस में यानी कि ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा आपका धनात्मक होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय लेंस मुख्यतः आपका 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक आपका अवतल लेंस होता है और एक आपका उत्तल लेंस होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो जब भी प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो यह आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, अभिलंब की ओर। यानी कि यहाँ पे देखिए जो आपका हवा है, यह हवा क्या है, आपका विरल माध्यम है, और कांच का आपका क्या है, कांच आपका सघन माध्यम है। और हम लोग जानते हैं कि जो आपका प्रकाश होता है, ये जब भी आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ये आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो हवा से कांच में जाएगा तो किससे मुड़ेगा, तो ये आपका अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ये आपका डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, डायोप्टर। और लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, P बराबर आपका 1/f होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश की अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जो हमें आकाश में तारे का टिमटिमाना दिखाई देता है, यह आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके ये आपका निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, निकट दृष्टि दोष। और उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके आपका दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो जब भी आपका शॉर्ट सर्किट होता है यानी कि लघु पथन होता है बच्चों, उस समय आपका परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है ये बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत अधिक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो 1 यूनिट यानी कि 1 kWh विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो ये आपका 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो धारा की माप के लिए आपका यह मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यह मीटर। और आपका विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, इसी भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे धारा की माप यानी कि यह मीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है, तो ये आपका पश्चमाभी पेशियां नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 5 में भी मांसपेशियां। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को आपका अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसे आपका उत्पाद कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 में जो आपका दिया हुआ है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट जो आपका अभिक्रिया करवाया जा रहा है Cu से ये अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि जो आपका जिंक है बच्चों ये आपका Cu यानी कि कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। तो कॉपर यहाँ पे आपका जिंक को नहीं हटा सकता है, यानी कि ये अभिक्रिया आपका संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि अभिक्रिया यहाँ पे आपका दिया हुआ है ZnO+C आपका यानी कि कार्बन है। ये अभिक्रिया करके आपका Zn+CO में किसका उपचयन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है उसी का उपचयन होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे किसके साथ जुड़ रहा है। तो बोलिएगा सर कार्बन के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे किसका उपचयन होगा, कार्बन का उपचयन होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो कौन सा आपका दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा CH3COOH। ये जो आपका अम्ल है ये आपका कम पावरफुल है यानी कि दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपका CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा CaOCl2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में आपका इसमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। और आपका बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या है बच्चों ये टोटल आपका 7 आवर्त है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 7। अगर पूछे कि समूहों की कितनी संख्या है तो समूहों की संख्या आपका ये 18 है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n+2 ये आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा एल्केन। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है CnH2n, ये आपका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और आपका एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। मतलब +2 आपका एल्केन का, सिर्फ आपका CnH2n ये आपका एल्किन का, और CnH2n-2 आपका एल्काइन का होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा था ये वाला फॉर्मूला CnH2n+2, तो ये आपका एल्केन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो इसके फलस्वरूप आपका एथिल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपका किससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो ये आपका जल के टूटने से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जल से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो रुधिर के जो तरल भाग है बच्चों इसे आपका प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। तो यहाँ पे आपका परजीवी प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या आपका कुल 2 होता है। ऑप्शन नंबर 2 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल में। उसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन आपका क्या है कि किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन विधि के द्वारा आपका हाइड्रा में जनन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एड्स रोग किसके कारण होता है। तो एड्स रोग आपका वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा विषाणु। और कौन से विषाणु तो HIV, ठीक है। उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है। तो जैव गैस का संगठक आपका मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा मीथेन। और मीथेन का आपका सूत्र क्या होता है तो CH4, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू है, ठीक है। तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निकट
दृष्टि दोष एवं दूरदृष्टि दोष में अंतर लिखिए। तो देखिए एक तरफ लिखिएगा निकट दृष्टि दोष और एक तरफ लिखिएगा दूरदृष्टि दोष। तो देखिए पहला अंतर इसमें कि जो आपका निकट दृष्टि दोष है ना, इसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, और जो आपका दूरदृष्टि दोष है इसमें आपका दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। पर इसमें जो आपका निकट दृष्टि दोष है इसमें आपका दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, और जो आपका दूरदृष्टि दोष है इसमें आपका निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। और जो आपका निकट दृष्टि दोष है इसे दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपका अंतर है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखिए इसलिए बदल जाता है क्योंकि जो आपका लोहे का किल है ना, एक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है और आपका आयरन सल्फेट बनाती है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। यानी कि जो आपका Fe है बच्चों, ये आपका जो कॉपर सल्फेट है यहाँ से आपका कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है, तो आपका आयरन सल्फेट बना लेता है जो कि आपका हरा रंग का होता है, और आपका कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस वजह से आपका क्या हो जाता है, आपका ये हरा रंग कब बन जाता है, ठीक है, रंग बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि समूह में यानी कि जो आपका आवर्त समूह है इसमें आपका कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में कैसे परिवर्तन होगा, ठीक है। तो देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि तत्वों के परमाणु में कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। कक्षा की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार भी बढ़ जाता है। ये सब आपका परिवर्तन होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 34 नंबर का क्वेश्चन कि प्रतिरोध की SI मात्रक लिखिए, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं। तो देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है बच्चों ये आपका ओम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, क्वेश्चन ने 2 बार टाइप हो गया, ठीक है, इसको काट दीजिए। याद रखिएगा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो लिखिएगा प्रतिरोध का SI मात्रक आपका ओम होता है। और जो आपका प्रतिरोध है बच्चों ये तार की लंबाई पर निर्भर करता है। जब तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध आपका घट जाता है, और जब तार की लंबाई को घटाया जाता है तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विद्युत धारा का SI मात्रक लिखिए, किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए यह मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह मीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वंशानुगुणित लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगुणित लक्षण कहते हैं। यह DNA पर निर्भर करती है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, आपका वंशानुगुणित लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन करवा दिया, यानी कि जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36 के बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 से आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा बच्चों। उसका भी क्वेश्चन और आंसर आपका तैयार हो गया है। ये जितना भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी में जो आपका और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के ये मैं आपको कुछ देर के बाद आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चैनल को आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।